3 सत्र होते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, नियमता नहीं होते। किसके आधार पर होते हैं? परंपरागत। परंपरागत यानी कि परंपरा चली आ रही है, कहीं लिखा नहीं हो सकता है कल को आने वाले समय में यह परंपरा बदल जाए। ठीक है, कितने सत्र हो सकते हैं? मैक्सिमम, अधिकतम। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितने? हाँ, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, असीमित। मेरी बात सुन रहे? एक साल में असीमित सत्र हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन होते नहीं है। परंपरा में कितने हैं? 3 सत्र हैं। एक तो हो गया बजट सत्र, एक हो गया मॉनसून सत्र, और एक हो गया शीतकालीन सत्र। ठीक है, विंटर सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। कहीं नोट कर रहे हो? और क्योंकि 3 सेशन हो रहे हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं? ये सभी पूछना पड़ रहा है, बताओ मुझसे। कल जब से तुम लोगों ने बताया है कि एक हफ्ते में 12 दिन होते हैं, तब से तो एकदम विश्वास करने योग्य माहौल नहीं रह गया है सब क्लास में। ठीक है, कैसे चलेगा काम? किसने बताया था? आज तो बता दो। आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो प्लीज, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 6, अगर 3 सत्र चल रहे हैं परंपरागत तौर पर, तो देखा जाए 3 माह का, तो सॉरी 6 माह का गैप हो ही नहीं पाएगा, है ना? 6 माह का गैप नहीं हो पाएगा। 3 सत्र चल रहे हैं अलग अलग समय पर, 6 माह का गैप ऐसे नहीं हो पाएगा। 6 माह के गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से एक भी दिन अधिक का गैप नहीं होना चाहिए संसद के दोनों सत्रों के बीच में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन क्या था आपका? अगर जो नहीं चल रहा तब क्या? हाँ, तो बुला सकता है। अगर नहीं चल रहा है और उसे लग रहा है तो 6 महीने बीतने वाला है, ये लोग कहीं घूम रहे हैं, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है उसके पास शक्ति है बुलाने की। राष्ट्रपति सदन को आमंत्रित करेगा, बोलेगा, मिनिस्टर को बोलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेगा कि इस सत्र को दोबारा से शुरू करवाना है, वरना 6 महीने का गैप से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? अगर सत्र आयोजित ना हो पाया तब क्या होगा? नियम हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। अध्यादेश तो बिल के लिए या उसके लिए, अगर सत्र बाई चांस 6 महीने के अंदर आयोजित नहीं हो पाया तो क्या होगा? संविधान में लिखा है होना ही होना है, नहीं होने का कोई वही नहीं है, होना ही होना है किसी भी तरह से। 4-10 संसद जितने भी सांसद इकट्ठा हो रहे हैं, कोरम पूरा करना है, 10 कोरम ही कुछ चीज होती है ना? कोरम क्या होता है? न्यूनतम कितने? हाँ, 10% या 1/10। ठीक है, जो भी संख्या होती है किसी भी संसद में सांसदों की, किसी भी संसद के सदन में सांसदों की, उसका कम से कम 1/10 तो होना चाहिए, 1/10 तो होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वह न्यूनतम संख्या जो कार्यवाही को चलने के लिए जरूरी होती है सांसदों की, उसी को बोलते हैं कोरम। कहीं नोट कर रहे हो सब कुछ? सत्र वाली बात कहीं नोट की कि परंपरागत तौर पर 3 सत्र चलते हैं, यह बात कहीं लिखी नहीं हुई है, संविधान में कहीं भी लिखा हुआ है कि 3 सत्र चलेंगे, न ही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है कि 3 सत्र चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, एकदम क्लियर हो गया ना? चलो आज कोशिश करेंगे राष्ट्रपति का जो पूरा पार्ट है खत्म करवाना, लेकिन देखते हैं कितना होगा। हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? अध्यादेश पूरा हो गया था। एक अंतिम लाइन लिखी अध्यादेश में, बार बार अध्यादेश लाना फ्रॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रॉड, धोखा। इनको बार बार अध्यादेश के लाना, बार बार अध्यादेश लाना शक्तियों के बंटवारे या शक्तियों के पृथक्करण
शक्तियों के पृथक्करण किस संवैधानिक मूल्य के साथ किया गया धोखा। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड किए हो कभी? नहीं किए हो? अरे कभी ना कभी तो बात किए होगे, घर के स्तर पे किए होगे, है ना? 4 मिठाई रखी होगी, 1 मिठाई खा ली होगी, कहोगे 3 ही थी, सबूत दो कि 4 थी। मेरी बात समझ में? तो कुछ उसी तरह से एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि असल में संविधान में जो विधायी शक्तियां हैं वो किसके पास होनी चाहिए? विधायिका के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर उन विधायी शक्तियों का किसी भी तरह से अधिग्रहण करके अनावश्यक रूप से कई बार क्या किया जा रहा हो, कोई कानून लाया जा रहा हो अध्यादेश के बल पर, जहां पर संसद के सत्रों के माध्यम से उस कानून पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी तरह की बहस नहीं हुई। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह ना केवल संविधान के साथ एक फ्रॉड है, बल्कि लोगों के साथ भी एक छलावा है। क्या मेरी बात समझ में? यह ना केवल संविधान के साथ एक फ्रॉड है, बल्कि लोगों के साथ, जो जन है, जनों की संवेदनाएं है ना अपने प्रतिनिधियों के प्रति, जो भी कानून बनेंगे वो उनके अनुसार बनेंगे। ठीक है, जो भी कानून बनेंगे वो उनके अनुसार बनेंगे। इसीलिए तो विधायिका बनाई थी हमने, सांसदों को चुना ही क्यों था? अरे बस्ती में लोकसभा सांसद का हुआ था चुनाव, हर जगह हुआ था, क्यों चुना गया था सांसदों? ताकि जाकर वहां पर कानून बनाए। सांसदों को क्यों चुना गया था? घर में बैठने के लिए? ऑप्शन ए घर में बैठने के लिए, ऑप्शन बी न्यायिक शक्तियों के लिए, ऑप्शन सी विधायी शक्तियों के क्रियान्वयन के लिए या विधायी शक्तियों के लिए। ठीक है, क्रियान्वयन भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, विधायी शक्तियों के लिए, विधायी शक्तियों के उपयोग के लिए। और ऑप्शन डी क्या बोले? इनमें से कोई नहीं। किसके लिए होता है? तीसरा किस लिए दिया था सांसदों को? ताकि वो कानून बनाए। और अगर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला गया? किसके पास चला गया? कार्यपालिका के पास। तो विधायिका क्या करेगी? केवल मोबाइल पे इंस्टाग्राम देखेगी? क्या देखेगी? क्या करेगी मोबाइल? समझ लो ना क्या काम करेगी विधायिका? विधायिका वो काम ही यही है, उसे पैसे इस बात के मिल रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर बाई चांस एग्जीक्यूटिव है ना, देखो इसके लिए एक शब्द यूज नहीं होता, लेकिन लगता है मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में अगर कई बार ऐसा होता है कि कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों का इसी तरह अधिग्रहण करती रहेगी, तो उसे कार्यपालिक अतिरेकता भी माना जाएगा। जैसे न्यायिक अतिरेकता होता है ना, जुडिशियल ओवररीच। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर कई बार कार्यपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप करेगी या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह पर खुद ही कानून ऐसे लाते रहेगी जो सत्र ना चल रहे हो, ऑर्डिनेंस के रूप में, अध्यादेश के रूप में, तो ऐसे में उसे कार्यपालिक अतिरेकता भी माना जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट कर लो ये वर्ड, नोट करो, देखिए अतिरेक या ये लिखेगा ना कि अत्यधिक लिखिए, अत्यधिक अध्यादेश का उपयोग, अध्यादेश के उपयोग को कार्यपालिक अतिरेकता, कार्यपालिक अतिरेकता या फिर विधायिका की विधायी शक्तियों पर कार्यपालिक अतिक्रमण के रूप में, क्या क्या हिंदी बुलवा दो, कार्यपालिक अतिक्रमण। ठीक है, कार्यपालिक अतिक्रमण, अतिक्रमण समझते हो ना? क्या होता है अतिक्रमण? हाँ, क्षेत्र किसी और का है और कब्जा हम लोग कर लिए, अपना ठेला लगा लिए, अपनी दुकान खोल लिए, तो ये क्या होता है? अतिक्रमण होता है। तो
उसी तरह विधायिका की शक्तियां, विधान बनाने की शक्तियां किसके पास होनी चाहिए? विधायिका कार्यपालिका के पास? विधायिका विधायिका के पास ही होना चाहिए ना विधायी शक्तियां। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अगर वो शक्तियां किसके द्वारा उपभोग की जा रही हो? कार्यपालिका के द्वारा उपभोग की जा रही हो, तो ऐसे में उसे हम क्या मान सकते हैं? हाँ, कार्यपालिका के द्वारा किया गया अतिक्रमण मान सकते हैं विधायिका के ऊपर। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या दिक्कत, कोई बात नहीं की नहीं? अत्यधिक अध्यादेश के उपयोग को कार्यपालिक अतिरिक्ता या फिर विधायिका पर या विधायिका की विधायी शक्तियों पर कार्यपालिका का, विधायिका की विधायी शक्तियों पर कार्यपालिका का, विधायिका की विधायी शक्तियों पर कार्यपालिका का अतिक्रमण, कार्यपालिका का अतिक्रमण माना जाएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में हमने अभी कुछ दिन पहले बात की थी कि जगदीप धनखड़ जी ने एक बयान दिया था कि जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इसे अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि विधायिका का काम है विधान बनाने का, कार्यपालिका का काम है उसका क्रियान्वयन करने का, और जुडिशरी का काम है, न्यायपालिका का काम है न्याय देने का, कानून बनाने का, न्यायिक समीक्षा का। तो उन्हें अपना ही जो बाउंड्री है, अपनी सीमा रेखा के अंदर ही जो सीमा रेखाएं संविधान के द्वारा तय की गई हैं, उनके अंदर ही काम करना चाहिए। उनका बार बार उन सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका मतलब यह नहीं कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में लिखते वक्त मैंने बताया था कुछ चीजें छूट गई, कुछ दो प्रावधानों के बीच में थोड़ा सा गैप कहीं हो गया है, कोई जगह छूटी हुई है। लीक समझते हो? लीक क्या होता है? जैसे कहीं पर कोई जगह छूटा है तो वहां से चीज लीक करती है ना, तो ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि जब संविधान लिखा गया है, जो संविधान अभी भी कुछ ना कुछ संविधान संशोधन के द्वारा लिखा ही जा रहा है, तो दो प्रावधानों के बीच में कभी कभी कुछ लीक या कुछ गैप छूट जाता है, जिस गैप का इस्तेमाल करके कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों को, विधायिका विधायिका तो पहले से ही अपने आप बहुत मजबूत है, उसे किसी की शक्तियों का चरण करने की जरूरत होती नहीं, विधायिका पहले से ही बहुत मजबूत है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि विधायिका की शक्तियों पर अतिक्रमण कर लेती है। तो कार्यपालिका पे कैसे इल्जाम लगता है? इसके द्वारा। क्या मेरी बात? अध्यादेश द्वारा। ठीक है, आपके मेंस के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्या अध्यादेश को एक कार्यपालिक अतिक्रमण के रूप में देखा जाए? तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ या नहीं? आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि देश के संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे उपयोग पर निर्भर करता है, हालांकि इसका उपयोग कम से कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी बहुत जरूरत है। इसीलिए मैंने कल उतना लंबा आर्टिकल लिखवाया था बदलते सामाजिक परिदृश्यों में, है ना? कभी आक्रमण हो जा रहा है, कभी कोई नई डिजीज आ जा रही है, कभी कोई नई बीमारी आ जा रही है, कभी कुछ नया हो जा रहा है। तो ऐसे में यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद के किसी सत्र में क्या है, मतलब छुट्टियां भी चल रही है संसद में, लेट अस सपोज, तो ऐसे में कोई नया कानून बनाना कठिन हो जाएगा, और इसीलिए वो शक्तियां दी गई हैं। तो शक्तियां गलत नहीं दी हैं, बस शक्तियों का अतिरेक उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको पेन मिला हुआ है, कौन सा, जो भी ये पेन आप लिखते हो, है ना? अब पेन का उपयोग किसके लिए? लिखने के लिए। अब ये थोड़ा ना कि पॉइंटेड निकला सबके गले में पोंछने लगो, खून निकाल दो पोंछ के, ऐसा करोगे क्या? अरे बोलो, नहीं करोगे ना। तो जो चीज जिस चीज के लिए मिली है, अध्यादेश मिला हुआ है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, है ना, जब कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो और सत्र के भी चलने के चांस ना हो, तो उस समय के लिए अध्यादेश मिला हुआ है। इसका अनावश्यक अतिरिक्त उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो एक बात पढ़ लीजिए, कुछ पूछना तो बताइए, वरना आगे चलो। कल तक का पूरा पढ़ लिया, इससे बताइए कुछ पूछना। महाभियोग की तो चल रहा था अभी तक। महाभियोग, उसके बाद ऑर्डिनेंस, क्या होता है महाभियोग के बारे में? महाभियोग एक तरीका है जिससे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कई सारी किताबों में क्या लिखा होगा कि महाभियोग भारत में CJI, AGI, है ना, बहुत लोगों के ऊपर चल सकता है, लेकिन महाभियोग शब्द का उपयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
बहुत सारी किताबों में तरह तरह की बातें लिखी है, वो सब इग्नोर कर देना है। हमें क्या बोलना है कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति के ऊपर ही चल सकता है। जगह जगह ही लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक और पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर, वो चीज़ नहीं मानेंगे हम। क्या मेरी बात सुने? महाभियोग शब्द का उपयोग राष्ट्रपति के लिए ही किया गया, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा वही मानेंगे। तौर तरीके सीजेआई को भी हटाने के लगभग समान होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में संविधान में जो महाभियोग शब्द का उपयोग हुआ है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के हटाने, राष्ट्रपति को पदच्युत करने के उद्देश्य से किया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? कि वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को महाभियोग कहेंगे जिससे राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और कुछ? हाँ, अच्छा पेपर हो गया इनका कि नहीं? अरे ले लीजिए, अब कितना करेगा पेपर? कुछ पूछना है किसी को पेपर से तो बताओ। हाँ, कहीं भी हाँ बुलाने के लिए, हाँ हाँ बुला सकता है। लेट सपोज कि संसद केवल एक बिल्डिंग छोड़ना है। जब मैं बोल रहा हूँ संसद तो आपका दिमाग केवल बिल्डिंग पर आ रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ इंडिया तो क्या केवल यहाँ का भौतिक या भौगोलिक जो इकाई है केवल वही सब में आती है इंडिया के रूप में, भारत के रूप में। संसद क्या है? केवल बैठने का स्थान। बिल्डिंग क्या है? पंखा लगा हुआ है। हाँ, संसद यानी जहां सांसद मिले, ठीक है, और विधानों पर चर्चा करें, विधान बनाए। क्या मेरी बात सुनाई? वो संसद है। तो अगर बाई चांस संसद में बम पड़ गया है, बाई चांस, ईश्वर न करे ऐसा हो कभी, तो संसद का सत्र कहीं भी आयोजित किया जा सकता है। क्या मेरी बात सुनाई? दे दिया पेपर? अब बताओ, कुछ पूछना है पेपर में से? आंसर बताओ। सारी चीजें यहाँ पर करवाई हुई है, ये मत बोलना ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा था जहाँ से नहीं करवाया हुआ है। अब जो लोग एब्सेंट रहते हैं वो लोग नहीं बोलोगे, लेकिन जो लोग रेगुलर क्लास के ये बताओ देखकर कि क्या कोई प्रश्न देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं करवाया? देखो करवाया गया है ना, तो फिर ये देखिए। अच्छा एक, अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो ये आ गया, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अब इतनी समझ तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कुछ आप ही लोग तो आर्टिकल तुरंत बताते हैं, मुझे लगा फिर तो आपको याद है। आप लोग सुनो बस, आर्टिकल आपको सारे नहीं याद रखने, आर्टिकल आपको कुछ याद कर लेने। जैसे मुझे याद है एक वित्त आयोग 280 अच्छे कर लो, उससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल गया, बस खत्म हो गया। और एक प्रशासनिक संघ लोक सेवा आयोग भी दिया, और बताओ 315 तो निकल गया। 2 पता है, बस बाकी सब देखना नहीं है। हाँ बस एलिमिनेट ही करना है। यूपीएससी या यूपीपीसीएस में कोई ये सोच के चले कि हमें सारा फैक्ट याद हो जाएगा। जिस दिन हमें सारा फैक्ट याद हो जाएगा उस दिन हम प्रीलिम्स के एग्जाम में कूदेंगे, है ना। जिस दिन हम अभिमन्यु की तरह सारे, समझ रहे हो कितना क्रम रहता है? 8 रहता है ना अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में उतरता है ना, 7 या 8। तो 7 या 8 जब सारे पड़ावों को दूर कर सकते हैं तब हम उसी दिन प्रीलिम्स के एग्जाम में कूदेंगे, अदरवाइज नहीं कूदेंगे। ऐसा संभव नहीं है। इस देश का सबसे होनहार बच्चा भी यूपीएससी रैंक 1 लाकर भी 50% मुश्किल से क्वेश्चन कर पाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में? तो अगर आपका पढ़ा हुआ पार्ट अगर आप 70% 80% तक कर ले रहे हो सही, जो कि मुझे उम्मीद है काफी लोग कर रहे होंगे 80% तक सही, तो मेरे ओर से सही है। रस में अगर आप कितने क्वेश्चन थे इसमें? पॉलिटी के 30 क्वेश्चन थे। तो अगर 30 में आप लोग 22-24 तक सही कर ले रहे हो तो मेरे अनुसार अच्छा कर रहे हो। क्या मेरी बात सुनाई? अगर 2-4 क्वेश्चन छूट रहे हैं इट इज ओके, परेशान मत हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं छोड़ते चलो सब। पहला वाला क्या है? पहले में अरे बताओ, सब पहला रहेगा। क्या ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हुआ है? हुआ है बच्ची, दिख नहीं रही, कहाँ पर है? कहाँ दबी जा रही शुक्र मूर्ति सब? बैठो मजाक कर रहा हूँ। राज्य क्या होता है? क्योंकि मैं बताया, ये नहीं बोला कि यही चीज बताया कि यही चीज एग्जाम में आती है। राज्य क्या है? राज्य के 4 फैक्टर, जल्दी से बताओ मुझे क्या क्या 4 कौन से कारक होते हैं राज्य के? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। जनसंख्या, जनसंख्या, सरकार और भूभाग।
सब भूभाग, जनसंख्या, सरकार, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता। अब देखो यही बात, देखो कितना तेज दिमाग है इन लोग का, यूपीएससी वालों का। अब देखो जैसे क्या लिखा है, पहला ऑप्शन सबके पास पेपर है, देखो पहला वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, व्यक्तियों का एक समुदाय। व्यक्तियों का एक समुदाय क्या हो गया? जनसंख्या। हाँ, व्यक्तियों का एक समुदाय क्या हो गया? जनसंख्या, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के यानी संप्रभुता, एक निश्चित भूभाग में यानी कि भौगोलिक भूगोल हो गया, और निश्चित स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है। सरकार है, समझ गए मेरी बात? चारों फैक्टर दिख रहे हैं पहले ऑप्शन में कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे? दिखाओ, दिख गए? तो यही तो बता के गया था यहाँ पर, नहीं बताया था? बताओ, बताया था यहाँ पर हुआ है ना, राज्य किसे बोलते हैं? यही तो जब 20 में भी करवाया था ऐसे ही किसी बैच में, और एकदम सेम क्वेश्चन आया। बस थोड़ा दिमाग खुलना है आपको, शब्दों के हेर फेर से क्वेश्चन बनते हैं बस, वरना जो बता रहा हूँ उसके बाहर अब कुछ नहीं आएगा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? जो बता रहा हूँ उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। आप कोई कान तो कुछ मत पढ़ो, केवल नोट्स पढ़ो और PYQs लगाओ। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? रुक जाए एक मिनट, कुछ भी मत पढ़ो एक्स्ट्रा। NCERT को पढ़ रहा हो इट इज ओके, और जितना नोट्स तुम्हें दिया रहा है इट इज ओके, उतना पढ़ लोगे और PYQs लगा लोगे। तुम्हारा अगर 30 क्वेश्चन है क्वालिटी का, अगर यूपीएससी पेपर 30 नहीं होता हालांकि, लेकिन लेट सपोज 100 पेपर अगर 100 क्वेश्चन दे रहा, 100% दे रहे हो, तो उसमें 70-80%, 90% तो छू लोगे बड़े आराम से। क्या मेरी बात समझ? एकदम एश्योर्ड गारंटी है एकदम, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब भी पढ़ो तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, तरह तरह के स्रोतों की ओर नहीं भागो कि APN जा रहे हैं, बगल में अमित पुस्तक भंडार वाले की दुकान है 4 कदम बाद, उनके यहाँ जाएंगे, 3 किताबें ले आएंगे। मेरी बात सुनिए, खूब सारे किताबों का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। किताबों का ढेर तो हर जगह इकट्ठा है, लाइब्रेरी में, बुक सेलर्स के पास हर जगह है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आपका सारा फोकस होना चाहिए जो लिखवाया है उसी को कई बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, कई बार पढ़ो, ठीक है? वही बात लिखी हुई जो लिखवाई थी। अब बस शब्दों का चयन अलग कर रही है। जनसंख्या सीधे रूप में नहीं लिखी, क्या लिखा हुआ है? व्यक्तियों का समुदाय। जनसंख्या, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण, संप्रभुता, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास यानी कि भूगोल, भौगोलिक परिस्थिति, और चौथा क्या है? संगठित सरकार। वो तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो 4 फैक्टर हो गए, राज्य बन गया, बस यही ऑप्शन हो गया। अरे बोलो, यस सर। किसी को दिक्कत है? क्या बोलूं? बताओ, IAS प्री 2021 का अभी क्वेश्चन आया था, एकदम ताजा है ना, एकदम ताजा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि बासी हो गया है। संविधान में कहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 45 कह रहे हो? 45 दिया हुआ यहाँ पर, 45 ना, देख लो एक बार। हाँ वही तो बता रहा हूँ, ये तो अपने आप से हम लोग कर लेना चाहिए तो, इसके लिए तो मेरी हेल्प की जरूरत है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संघीय व्यवस्था बनाता है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहला तो सही हो गया, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, एक फेडरल पॉलिटी चाहता है, तो पहला सही हो गया। अब पहला सही हो गया तो अच्छा, पहला से कोई नहीं पड़ा, चारों में दिया, ABCD चारों में पहला दिया हुआ है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, दूसरा भी सही लग रहा है। एकात्मक झुकाव है ना, सेंटर की ओर झुका हुआ है, बता रखा हूं। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। अच्छा, ये खा सकता है, ये परेशान कर सकता है। और चौथा क्या दिया हुआ है? विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई है। विधायकीय, हाँ की गई है, की गई विधायकीय। अरे जो शेड्यूल 7 है, जो अनुसूचित सूची 7 होती है, क्या करती है? यही तो करती है। वित्तीय शक्तियां भी हैं, राज्य के पास वित्तीय शक्तियां नहीं होती हैं। क्या राज्य के पास GST कलेक्शन नहीं आता है? आता है GST कलेक्शन। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? और न्यायिक शक्तियां, अब न्यायिक शक्तियां में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला दे दिया है, उसकी इकाई के रूप में बोला है, संघ और उसकी इकाई। तो सही है, कोर्ट भी सही है, सभी चारों होना चाहिए इसका। हाँ, सभी चारों होना चाहिए। चलो और कुछ?
क्वेश्चन नंबर 41 कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर। IAS 2021 हाँ कौन सा 11 वाला? सर इसमें क्या सही है सर? अरे तो भाई क्या लिखा हुआ है लाइन से नहीं चल रहे हो तुम लोग। सर। ऐसे भी आएगा ना सर? सर बता तो दिया 11 वाला, किसी को बताया तो? भारत संघ नहीं है। है सर। पहला आर्टिकल क्या दिया हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। संघ है ना, बस राज्यों का संघ और क्या? संघ है भारत भाई, यही नहीं पता है। भारत संघ है। कोई पूछे, कितनी बार यहाँ पर करवाया था, कोई पूछेगा भारत राष्ट्र है, देश है, राज्य है या राज्यों का संघ है? तो राज्यों का संघ बोलेंगे। देश राष्ट्र तो ऐसे बोलते रहते हैं कहानी में, हिंदी में, मेरी बात नहीं। लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट क्या बोलेंगे? भारत को राष्ट्र भी पॉलिटिकली करेक्टली नहीं बोल सकते, बोलते। मेरी बात समझ? भारत को क्या बोलते हैं? राज्यों का संघ। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऑप्शन ए भारत संघ नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब ए गलत है तो एक ही ऑप्शन में चाहे डी वाला। और कोई क्वेश्चन? तुम लोग क्वेश्चन करो, आज कुछ करोगे नहीं क्या तुम? सर मत हाँ? पढ़ाइए। और कोई ट्यूशन बताओ, जल्दी देखो, जल्दी से बताओ। नहीं मैं सोच रहा हूँ एक बार देख ही लो, इसे खत्म कर दो, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी के हैं, यूपीपीसीएस मेंस के हैं। एक बार देख लो, अगर लग रहा है तुम लोगों को कुछ डाउट है तो पूछो। 30 इसमें जैसे परेशानी, इसका मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर किसी को इससे परेशानी कि भारत राज्यों का संघ है तो ठीक से पढ़ाई करो थोड़ा सा, ठीक है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव बताओ? जैसे पंचम अनुसूची शिक्षा के बारे में है, षष्ठम और सप्तम अनुसूची तो हो सकती है, पंचम और षष्ठम। पंचम में हाँ जनजाति और उसके बारे में है, लेकिन शिक्षा का अलग से मामला उसमें दिया है कि नहीं है तो देखना पड़ेगा। एक बार रुक। अच्छा और देख लो एक बार, और क्या दिया हुआ है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। पहला तो है, पहला सारे ऑप्शन में है, यानी कि बी कट गया। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय है, नगर पालिका और गांव के अंदर स्कूल के डेवलपमेंट के लिए आता है मेरे ख्याल से। सेकंड है, ठीक है? अरे अभी तो सब नीचे है, अभी तो उसमें 1 2 3 4 5 सारा दिया हुआ है। पंचम नहीं हो सकता। पंचम में केवल कौन से एरिया में कैसी जनजाति रहती है इसके बारे में, ठीक है? तो 1 to 5 होगा इसका आंसर, सही है 1 to 5। सप्तम सूची इसलिए क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि शिक्षा कौन सी सूची में आता है? हाँ बताओ, शिक्षा कौन सूची में आता है? सर स्टार्टिंग में सर उसका बता दिया गया है। हाँ तो उसमें शिक्षा अधिकार नहीं दिया है कि शिक्षा किसके क्षेत्र में आएगा, राज्य में या केंद्र में या समवर्ती में? कौन बताएगा? समवर्ती में सर। सही बताओ, शिक्षा समवर्ती। शिक्षा किस में आएगा? शिक्षा पर जो कानून बनाए जाएंगे वो राज्य की ओर से बनाएंगे, केंद्र की ओर से बनाएंगे? दोनों बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं? हाँ। दोनों बना सकते हैं, समवर्ती सूची, ठीक है भाई। केंद्र आपको पता है शिक्षा संबंधी बहुत सारी योजनाएं चलाता है, और ये जो माध्यमिक परिषद के स्कूल खुले हुए हैं ये कौन देख रहा है, राज्य या केंद्र? ये जो माध्यमिक परिषद वाले स्कूल खुले हुए हैं कौन देख रहा है, राज्य या केंद्र? राज्य देख रहा है, यानी कि दोनों शिक्षा, दोनों जो है वो शिक्षा से संबंधित प्रावधान बना सकते हैं, ठीक है? चलो और कुछ और कोई क्वेश्चन तो बताओ, वरना चले। 1003 का क्वेश्चन है 20 मुझे कर लोगे? IAS 2003 क्वेश्चन नंबर 20 कर लोगे? IAS 2003 सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 कर लोगे ना? मतलब मुझसे मत पूछो, तो अपने आप से देखो, हो जाएगा। एक IAS 2009 का क्वेश्चन दिया हुआ है, हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 54 हो गया? नहीं हो? आसान है। अरे 1935 का जो अधिनियम आया वो किसके आधार पर आया था? तृतीय गोलमेज
सर दोनों सही है। अरे 1935 का जो एक्ट बना है वो किसके आधार पे बना था? गोलमेज सम्मेलन। ये तो कितनी बार चला गया था। 1927 में 1927 में साइमन कमीशन है ना भारत पहुंचा। उसने 1919 के एक्ट में प्रावधान में क्या क्या चीजें अच्छी रही है, क्या खराब रही है, कैसे उन्हें परिवर्तित किया जाए, कैसे मॉडिफाई किया जाए, इंप्रूव किया जाए, उस पर चर्चा की। फिर उसका जो विश्लेषण होता है वो जमा किया। अब विश्लेषण को जमा करने के बाद क्या किया? 1930 से गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ, 1930 और 31 से। कितने को पेपर हो रहा है क्या? अरे सर ये क्या? चलो ठीक है, इसे बंद कर दो। सर क्या सही से? अब मैं आप पूरा पेपर हो रहा है, पेपर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 2-4 क्वेश्चन हम लोग ने फायदा करवा दिया। हिस्ट्री है। चलिए ठीक है, बात नहीं करिए, बस हो गया। चलिए आप लोग बोल भी नहीं रहे। ईमानदारी नाम की चीज होती है, ऐसा मत करिए भाई, ठीक है? अब वो आंसर मत लगाइएगा जो मैंने बताया हुआ, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन ऑर्डिनेंस के बारे में बात करें। कितना देखा था हम लोगों ने? हाँ क्या सरकार को एक धर्म के लोग आते हैं? क्या समुदाय में क्या एक धर्म के लोग आएंगे? संविधान में क्या आएंगे? समुदाय में एक धर्म के लोग कह रहे हैं। एक ही व्यक्ति के समुदाय सामान्य तौर पर कैसा भी हो सकता है। समुदाय मतलब कम्युनिटी। सिर्फ 10 हमारे एक बार समुदाय समझ लेंगे इसमें। जब उसमें राज्य वाली बात लिखी है ना, तो केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में मत सोचिए, ठीक है? समुदाय मतलब होता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग जगह के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, अलग अलग नस्लों के हो सकते हैं, अलग अलग जन्म के स्थान वाले लोग हो सकते हैं, एक ही समुदाय में हो सकते हैं। ऐसा सामान्य तौर पर इसमें से कोई एक चीज अगर कॉमन रहती है तो समुदाय बनाने में आसानी होती है, समुदाय आराम से विकसित होता है। लेकिन भारत इसका एक्सेप्शन है ना, बताया था ना, भारत जो है वो इन सब चीजों का एक्सेप्शन, ठीक? तो अब अगर उस लिहाज से देखें, भारत में कई समुदाय रहते हैं, नहीं इस लिहाज से नहीं देखते, हम देखते हैं जनसंख्या के लिहाज से। जहां पर व्यक्तियों का एक समूह रह रहा है उसे जनसंख्या बोलते हैं, और जनसंख्या को गवर्न करने के लिए सरकार है, उसे मिलाकर संप्रभुता को मिलाकर भूभाग को मिलाकर राज्य होता है, ठीक है? चलो और कुछ, चलो क्या प्रेसिडेंट पे ना चलो नहीं करते। क्या पढ़ रहे थे हम लोग बताइएगा? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? अतिक्रमण माना जाएगा। ठीक है, आज हमें थोड़ा सा बिल के बारे में देखना था, ठीक है? विधेयकों के बारे में देखा पहले। असल में विधेयक के बारे में पहले नहीं पढ़ते, लेकिन विधेयक के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरह के विधेयकों के अनुरूप राष्ट्रपति को अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। क्या मेरी बात समझ? धन विधेयक के मामले में कुछ अलग चीजें, ठीक है? सामान्य विधेयक के मामले में कुछ अलग चीजें हैं, वित्तीय विधेयक के मामले में कुछ अलग चीजें हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कुछ अलग चीजें हैं। इसीलिए पहले हम विधेयक पढ़ लेते कितने प्रकार के होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद उसका अप्रूवल या उसका रिजेक्शन, समझ जाओ ना, उसका अनुमोदन या उसे वापस करना कि किस हद तक राष्ट्रपति के हाथों में है वो हम देख लेंगे, ठीक है? तो आप लिखोगे, साइड में लिखो, इस साइड में क्या ऐसे हिंट डाल दो उसमें, ये राष्ट्रपति वाले से थोड़ा सा इधर जा रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमें यह समझने के लिए कि किस प्रकार के विधेयकों में राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां हैं, यह समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो लिखोगे, लिखो विधेयकों के प्रकार। विधेयकों के प्रकार पहला लिखोगे धन विधेयक। धन विधेयक किस आर्टिकल में दिया हुआ है बता दो।
कितने आर्टिकल्स हैं? 110। केवल 110 में है? केवल 110 में है? हाँ केवल 110 में है। ठीक है, 110 के 1 के ए से लेकर एफ तक नोट कर लो। 110 के एक सेकंड चार तरह के विधेयक होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? धन विधेयक। दिखाई दे रहा आपको? अब धन विधेयक कोई इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मनी बिल। धन विधेयक, सॉरी, या फिर इसी को बोलते हैं मनी बिल। और किस आर्टिकल में दिया हुआ है ये? अनुच्छेद 110 1 के ए से लेकर एफ तक में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा। दूसरा कौन सा होता है बताइए आप लोगों को? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आंसर बताओ मुझे। 368, आर्टिकल 368। तीसरा विधेयक लिखोगे सामान्य सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? बहुत सारे आर्टिकल में दिए। जहां भी लिखा है कि इस बात पर कानून बन सकता है या संसद कानून बना सकती है, वो सारा का सारा सामान्य विधेयक हो गया। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं इसे, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल। और चौथा लिखोगे वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल। विधेयक में क्या अंतर होता है बहुत मौलिक रूप से हम इसमें देखेंगे। अभी बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत गहराई में तब जाएंगे जब हम आर्टिकल 110, 108, 112 पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वित्तीय विधेयक क्या होता है? जो मनी बिल के अलावा कोई ऐसा बिल हो जो वित्त संबंधी आपूर्ति के लिए हो। क्या मेरी बात क्लियर है? वो सब वित्त बिल है। अब मनी बिल के साथ कुछ स्पेशल प्रोविजन है, वो समझ लेते हैं इसे। ठीक है, लिखेंगे पहले हेड आएगा मनी बिल या धन विधेयक। लिखेगा धन विधेयक। पहली बात तो क्या है कि धन विधेयक जो है वो किसमें प्रारंभ किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा या किसी में भी? किसमें प्रारंभ किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा या किसी में भी? दोनों में से किसी में भी हो सकता है। प्रारंभ किसी से किसी में भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि राज्यसभा उसे पास करे या ना पास करे। फिर भी लोकसभा के द्वारा अगर पास कर दिया गया तो फाइनली अंततः वो बिल जो है वो अधिनियम बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करो, इस बात को नोट करो। देखो पहले मनी बिल के अलावा एक चीज, एक कॉमन सेंटेंस लिख लो। देखो यह सारे विधेयक यानी कि धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक।
यह सारे विधेयक दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से पारित किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद ही अधिनियम बनते हैं। लेकिन धर्म विधेयक को ना ही राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन धर्म विधेयक को ना ही राज्यसभा में पारित किया जा सकता है और न ही राज्यसभा इसे खारिज कर सकती है, यानी कि निरस्त कर सकती है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस यह छोटा सा अंतर है। हम अभी विधेयकों के अंदर बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी बस हम इतना जा रहे हैं जिनमें से हमारे प्रेसिडेंट वाला काम चल रहा है। तो अब ये बताओ कि अगर मनी बिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मनी बिल दोनों सदनों से पास होकर अगर प्रेसिडेंट के सामने आ गया, तो क्या प्रेसिडेंट को उसे पास करना जरूरी है? क्या प्रेसिडेंट उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? भेज सकता है पुनर्विचार के लिए? क्या प्रेसिडेंट उस पर पॉकेट वीटो अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात सुनाई? मनी बिल अक्सर जो होता है वो एप्रोप्रिएशन, एक दिन किसी ने पूछा था मुझसे ऐसा एप्रोप्रिएशन क्या होता है। मनी बिल अक्सर क्या होता है कि जो छोटी मोटी वित्तीय जरूरतें होती हैं उसे भी पूरा करने के लिए लॉन्च किया जाता है। तो ऐसे में अगर मनी बिल है ना गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा रोक लिया जाएगा तो ऐसे में मुश्किल बढ़ जाएगी, आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट रिसोर्स, कोई भी संसाधन, आर्थिक संसाधन का उपयोग तभी कर सकती है जब मनी बिल पास हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करना स्टार्ट करेंगे, लिखिएगा, लिखिए। लेकिन जब एक मनी बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचता है, तो राष्ट्रपति को, अब दिमाग लगाओ, राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? किस अनुच्छेद में, संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि मनी बिल या धन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा तो राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा? कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरी बात सुन रहे? मैंने अभी क्या बताया था? क्या बोला था अभी? संवैधानिक परंपरा बोला था ना, भूल तुरंत 5 सेकंड भूला था। इतनी कम मेमोरी कैसे होती है? अभी परंपरा पे इतनी बात, कितना डिस्कशन किया। कुछ चीजें होती है जो संविधान में लिखित रूप से नहीं है, ना ही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में लिखी हुई है कि पार्लियामेंट में जो बिल पारित हो रहे होंगे, जो प्रोसीजर चल रहे होंगे, वो किस तरह से चलेंगे। मेरी बात सुने, कुछ चीजें परंपरागत तौर पर चल रही। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसमें से एक चीज बताई थी, सीनियर जो मोस्ट होता है ना, पहले उसे अपॉइंट किया जाएगा, उसकी अध्यक्षता में ही राज्यसभा के जो स्पीकर होंगे उनका चुनाव हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह सब चीज परंपरागत रूप से चल रही होती है, बहुत सारी चीजें परंपरागत रूप से चल रही होती है, ठीक है। ठीक उसी तरह से कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट को मनी बिल
पास ही करना पड़ेगा। परंपरागत तौर से वो पास कर देता है और इसका यह मतलब कतई ना समझा जाए कि वीटो पावर अप्लाई नहीं कर सकता है, कर सकता है। मेरी बात सुनाई? पूर्ण वीटो और निलंबनात्मक वीटो अभी पढ़ा नहीं लोगों ने, वीटो ना 4 का वीटो भी पढ़ना पड़ेगा इसके। अच्छा ये बता देता हूँ, वीटो पावर अप्लाई भी कर सकता है और वीटो पावर लेकिन किसके कहने पर अप्लाई करेगा? मंत्री परिषद के ही कहने पर अप्लाई करेगा। उसके पास अपनी इतनी विवेकाधीन शक्तियां नहीं है कि खुद से मनी बिल को रोक सके। दोबारा समझ लेते हैं। और यह चीज कैसे, यह चीज संविधान में लिखी हुई है या परंपरा में फॉलो हुआ है। दोबारा बोल दे रहा हूं कि मनी बिल अगर दोनों सदनों से पास होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाए तो प्रेसिडेंट को उसे सहमति देनी ही देनी पड़ेगी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसी डिमांड करता है, अगर मंत्री परिषद ऐसी मांग करता है कि प्रेसिडेंट आप साहब अब दीजिए सहमति, उस पर साइन करिए, तो ना वो वापस कर सकता है ना ही पॉकेट वीटो लगा सकता है, उसे देनी ही देनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वापस कर सकता है कब? जब मंत्री परिषद ही बोले, जब मंत्री परिषद ही बोले कि भैया अब इस बिल की जरूरत नहीं है ना, आप इस पे साइन ना करिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग केस दिया हुआ है। पेप्सू का बिल आया था, PEPSU पेप्सू बिल, पंजाब ईस्टर्न पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट एंड यूनियन करके एक बिल आया हुआ था, पेप्सू बिल। तो उस बिल में क्या था कि उस बिल के तहत अलग होने की डिमांड हो रही थी, ठीक है, 1950-1960 के दशक में आया हुआ था और उस बिल के तहत अलग होने की डिमांड हो रही थी। वह एक मनी बिल था, ठीक है। तो वो पास होने से पहले ही राज्य अलग हो गया। वो बिल दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन उसके पहले ही वो राज्य पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है? उनकी समस्या सॉल्व हो गई। तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही कहने पर, मंत्री परिषद के ही कहने पर क्या हुआ है? मनी बिल पर हाँ राष्ट्रपति द्वारा एब्सोल्यूट वीटो यानी कि पूर्ण वीटो लगा दिया गया है, यानी कि उस पर साइन नहीं किया गया है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वीटो की पावर ये ना समझो कि राष्ट्रपति के पास नहीं है, वीटो की पावर है राष्ट्रपति के पास। कौन कह रहा है कि केवल पॉकेट वीटो है राष्ट्रपति के पास? टेस्ट बुक, केवल पॉकेट वीटो नहीं है राष्ट्रपति के पास, निलंबनात्मक भी वीटो है। मेरी बात नहीं, पूर्ण वीटो भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह सारी वीटो की शक्तियां, यह सारी वीटो की शक्तियां असल में देखा जाए तो राष्ट्रपति के अधीन नहीं है ना। मंत्री परिषद जैसा बोलेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मंत्री परिषद अगर बोलेगा कि फुल वीटो लगा दीजिए, पूर्ण वीटो लगा दीजिए इस पे, तो उसे लगा देगा, वो बिल पे साइन नहीं करेगा। अगर मंत्री परिषद बोलेगा कि वापस कर दीजिए तो वापस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? क्या मेरी बात क्लियर है? अक्सर ये लिखा रहता है ना कि भारत के राष्ट्रपति के पास केवल और कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है उसके पास, लेकिन उसे काम कैसे करना है? जो अपने अधीनस्थ कार्यपालिक अधिकारी है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री हैं, उनके राय के अनुसार ही अपनी वीटो की शक्तियों का इस्तेमाल करना है। इस हिसाब से बोला जाता है कि उसके पास वीटो की शक्तियां नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पाए? कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हर जगह यही लिखा हुआ है कि केवल पॉकेट वीटो है, केवल पॉकेट वीटो और कोई वीटो नहीं है, यही लिखा हुआ है ना। अभी तक यही पढ़ा है ना। अरे बोलो, सब तरह के वीटो राष्ट्रपति के पास होते हैं। मेरी बात समझ? बस ध्यान इस बात का रखना है कि यह सारे वीटो की शक्ति उसके पास आ कहां से रही है? अपने अधीनस्थ मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मंत्रिमंडल बोलेगा कि इस पर आप साइन ना करिए, तब वह स्वतंत्र है साइन ना करने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं सुन पाए अभी भी? अरे बोलो, कुछ सो जा रहे हो क्या? अरे सो जा रही। ऐसे मेरी मम्मी बोलती थी कि सो नहीं रहे हो तुम, है ना, आधे घंटे से तुम आंख बंद करके खड़े हो,
सो नहीं रहे हो? तो मैं कहता था मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं चिंतन मनन कर रहा हूँ, ठीक है, सोचने में लगा हूँ कि क्या सर ने पढ़ाया था, है ना। एक एक घंटा सोच रहे हो तुम, मेरी बात समझ, ऐसा नहीं सोचो, वापस आ जाओ, आंख खोल के सोचो, ठीक है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि जो शक्तियां हैं, कई सारी किताबों में क्या लिखा है, केवल और केवल पॉकेट वीटो है राष्ट्रपति के पास। यह बात एकदम तरह से सही नहीं है, यह बात आंशिक रूप से सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? यह बात आंशिक रूप से इसलिए सही है क्योंकि अन्य जो वीटो की शक्तियां हैं वो भी है राष्ट्रपति के पास, है ना, बशर्ते वो सारी वीटो की शक्तियां जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा सिफारिश की गई हो राष्ट्रपति को उपयोग में लाने के लिए, उस पर प्रभाव में लाने के लिए, उन सारी वीटो की शक्तियों का उपयोग करने के लिए सिफारिश जो की गई हो वो मंत्रिपरिषद द्वारा की गई हो, तो निलंबनात्मक वीटो, पूर्ण वीटो, प्रभावी वीटो सबका उपयोग कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक है, पहले नोट करो, वीटो भी लिखवा देते हैं, ऐसे लिखवाना पड़ेगा वरना आगे कैसे पढ़ेगा। अच्छा अभी लिख लो, इसके बाद वीटो लिख देंगे तुरंत, इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, लिखो क्या लिखा तुमने अभी तक? तो राष्ट्रपति को संवैधानिक परंपरा का पालन करते हुए, संवैधानिक परंपरा का पालन करते हुए धर्म विधेयक को या ऐसे विधेयक को परंपरा का पालन करते हुए, अंडरलाइन कर लेगा, संवैधानिक परंपरा, परंपरा को अंडरलाइन करना, ठीक है, कम से कम 3 बार अंडरलाइन करो परंपरा को ताकि याद रहे, ठीक है। याद रखना कि किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कहां पर लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, परंपरा चली आ रही है, ठीक है। चलो, संवैधानिक परंपरा का पालन करते हुए धर्म विधेयक को समर्थन देना ही पड़ेगा, धर्म विधेयक को समर्थन देना ही पड़ेगा। आगे लिखोगे, देखो राष्ट्रपति चाहे तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर, विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर दे, स्वीकृति देने से मना कर दे, पर ऐसा केवल और केवल, 2 बार लिखोगे केवल और केवल ताकि याद रहे, पर ऐसा केवल और केवल, पर ऐसा केवल और केवल मंत्रिपरिषद की ऐसी सिफारिश के बाद ही होगा ना कि राष्ट्रपति की अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अनुरूप। ठीक है, हम साइड में जल्दी से चारों वीटो की पावर लिख लेंगे, ठीक है। 4 तरह की वीटो होती है, अब समझने का काम आ जाएगा हमारे। 4 टाइप की वीटो होती है। कौन कौन सी होती है? पहली तो लिखोगे पूर्ण वीटो, पहला लिखो पूर्ण वीटो, दूसरा लिखो योग्य वीटो, तीसरा लिखो
निलंबनात्मक वीटो, इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। निलंबनात्मक वीटो। और चौथा क्या लिखोगे? पॉकेट वीटो। जल्दी से लिखोगे पूर्ण वीटो क्या होता है, एक लाइन में लिखोगे। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति ना देना। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति ना देना, स्वीकृति ना देना, पूर्ण वीटो का इस्तेमाल हो। इसके तहत राष्ट्रपति अपने समक्ष प्रस्तुत इसके तहत राष्ट्रपति अपने समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना कर सकता है। दूसरा नोट करोगे, योग्य वीटो, जिसे विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से खारिज किया जा सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं, ठीक है। उच्च बहुमत से खारिज किया जा सकता है, उसे बोलते हैं योग्य वीटो। तीसरा नोट करोगे, निलंबनात्मक वीटो। देखो, राष्ट्रपति धन विधेयक के अलावा अन्य किसी विधेयक को ना केवल संसद बल्कि संबंधित राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? निलंबन वीटो। ठीक है, निलंबनात्मक वीटो या निलंबन वीटो। वापस करना पुनर्विचार के लिए, यानी कि थोड़े दिन तक मामले को टाल देना। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसे बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं? निलंबन। इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, चलो चौथा नंबर हो गया पॉकेट वीटो। लिखो, हालांकि यह शक्ति किसी भी संवैधानिक प्रावधान में उल्लिखित तो नहीं है, परंतु चूंकि विधेयक के दोनों सदनों के पास होने के बाद, दोनों सदनों के द्वारा पास किए जाने के बाद
पारित की जाने के बाद देखो कितने दिनों के अंदर या कितनी समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना है या विधेयक पर हस्ताक्षर करना है। या कहीं उल्लिखित नहीं है या कहीं वर्णित नहीं है जिसका उपयोग करके, या कहीं उल्लिखित नहीं है जिसका उपयोग करके वह विधेयक को जिसका उपयोग करके वह विधेयक को ना ही अनुमोदित करता है ना ही अस्वीकार करता है, ना ही लिखा है ना आगे, ना ही अनुमोदित करता है ना ही अस्वीकार करता है, और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकता है इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। एक बार चारों वीटो पढ़ डालो जल्दी से, 1 सेकंड टाइम में चारों वीटो पढ़ो। पढ़ लिया? पूछूं? देखो कॉपी क्यों देखो, क्या अनुमोदन समर्थन हस्ताक्षर बना देना है ना? समझ में आ गया? इसमें से कौन सा वीटो इंडिया में नहीं है? योग्य वीटो नहीं है, बाकी तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, हम कहते हैं ना केवल पॉकेट वीटो इंडिया में, ऐसा नहीं है। पॉकेट वीटो के अलावा भी अन्य वीटो भी है इंडिया में, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह सारी वीटो की शक्तियां मंत्रिपरिषद के सिफारिश के बाद ही हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? खुद से स्वविवेक से केवल एक ही वीटो अप्लाई कर सकता है, कौन सा? पॉकेट वीटो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और मनी बिल के केस में एब्सोल्यूट वीटो यानी कि पूर्ण वीटो तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ना ही पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब नहीं कर सकता यह बात कहाँ लिखी है? कहीं नहीं लिखी। क्या मेरी बात समझ? जो बात कहीं नहीं लिखी होती वो तभी तक फॉलो हो रही है, परंपरा चल रही है। नहीं बात समझ? अगर कोई धाकड़ राष्ट्रपति आ रहा है, उससे परंपराओं के निर्वहन से ऐसा विमुख भी हो सकता है, लेकिन फिर अच्छा नहीं माना था उसे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, संवैधानिक परंपरा को तोड़ने के लिए, ठीक है, क्या कोई प्रावधान है कि संवैधानिक परंपरा का राष्ट्रपति तोड़ता है या संसद तोड़ती है ना? राष्ट्रपति जी आए हैं, मैं आया मान लो सपोज, और तुम्हारी क्लास में कोई खड़ा नहीं है सपोज, या कोई टीचर आया और कोई तुम्हारी क्लास में खड़ा होकर नहीं बोल रहा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो अब क्या करेंगे? मुर्गा बनवा देंगे सब लोग। हाँ, कौन सी शक्तियां? कोई शक्ति कुछ नहीं शक्ति। तो एकदम सेम तरह से देखा जाए कि राष्ट्रपति अगर परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहा है या संसद
के सांसद या संसद पूरी संसद ही किसी परंपरा का निर्वहन नहीं कर रही है तो क्या कुछ हो सकता है? एक चीज हो सकती है, क्या होती है? हटा देंगे। हटाओ, कहाँ कैसे हटा पाएंगे? कोई संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए ना हटाने के लिए। जब तक संविधान की अवहेलना की नहीं तो कैसे हटाओगे राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई संवैधानिक अवहेलना होनी चाहिए। संविधान में लिखा नहीं है, तो अगर अवहेलना कर ही दी तो क्या करो? ऐसे में ही रोल आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। क्या मेरी बात क्लियर? वो लोग बोल सकते हैं देखिए हम आपके अंदर अधीनस्थ होकर काम कर रहे हैं, सारा आपका जो वर्क है असल में आपको साइन तो बनाना रहता है, ऑटोग्राफ प्लीज करने आते हैं, बस ना आपको पढ़ना है ज्यादा, ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है, और आपके नाम से सब चल रहा है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? बस आपको ऑटोग्राफ देना है किसी बिल के ऊपर, ठीक है? तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डरा सकती है, धमका सकती है, या इम्पीचमेंट के लिए संसद को प्रेरित कर सकती है। क्या मेरी बात क्लियर? नहीं समझे बात? लेकिन ये चीज होती नहीं है ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पद की अपनी एक मर्यादा है, अपनी गरिमा है, तो परंपराओं को तोड़ना वहां पर अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए संवैधानिक परंपराएं चल रही है, पहले से चल रही है, अभी तक चली जा रही है, ठीक है? और मुख्य रूप से जितनी भी संवैधानिक परंपरा इंडिया में चल रही है वो कहां से कॉपी पेस्ट हुई है? ब्रिटेन से। क्या मेरी बात क्लियर है? जितनी भी संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन यहां पर हो रहा है वो सब मैक्सिमम जो है ज्यादातर जो है वो ब्रिटेन से लिया गया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? उन्हें तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा है नहीं है। पूछेगा कि संविधान के प्रावधान में लिखा हुआ है, किसी संविधान के प्रावधान में लिखा हुआ है, ठीक है? राष्ट्रपति मनी में साइन कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसी संविधान के प्रावधान में लिखा हुआ है, कुछ इस बारे में नहीं लिखा हुआ है, एक परंपरा में चला आ रहा है ऐसा। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझ पाए बात? इसका एग्जाम्पल पेप्सू बिल लिखा, एग्जाम्पल उदाहरण मनी बिल में विधेयक वाला पार्ट खत्म हो, सॉरी वीटो वाला पार्ट अलग से बता दिया मैंने, उसे अलग लिखना। मनी बिल में एक पार्ट लिख लो, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? पेप्सू, PEPSU, पंजाब एंड ईस्टर्न पटियाला, सॉरी पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब, ठीक है? पेप्सू बिल, पेप्सू बिल देखो 1954 में आया था, पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया गया था, संसद द्वारा पास कर दिया गया था। राष्ट्रपति के पास पहुंचता उससे पहले वो परेशानी सॉल्व हो गई थी, तो राष्ट्रपति को साइन नहीं करना पड़ा, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं साइन किया? खुद से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोलने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोलने पर साइन नहीं किया, यानी कि अगर, क्योंकि पेप्सू बिल कैसा बिल था? धन विधेयक। कैसा बिल था? धन विधेयक। तो धन विधेयक को खुद से राष्ट्रपति जो है वो रोक नहीं सकता। धन विधेयक के मामले में सारी की सारी जो राय है वो किसके द्वारा लेगा? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM द्वारा देगा, ठीक है? मंत्रिपरिषद द्वारा देगा, और उसके बाद ही उसके अनुसार काम करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्या धन विधेयक के मामले में क्या राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो है? है कि नहीं है? क्वेश्चन सुन लो, मेरा क्वेश्चन सुन लो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या राष्ट्रपति के पास मनी बिल, धन विधेयक के मामले में पूर्ण वीटो है? नहीं है कि है? कितने लोग बोल रहे हैं? 4 लोग। 2 लोग तो उसी क्षेत्र से आ रहे हैं जहां कल हफ्ते में 12 दिन बताया गया। बताओ केवल बताओ गुस्सा मत बताओ, कौन बताएगा? आपने कहा कि है, हाँ आपने ही कहा था। हाँ, पूर्ण वीटो तो है ही, लेकिन किसकी सिफारिश पर है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर है। क्या पूर्ण वीटो नहीं है? अभी तो वही तो समझा रहा हूं कि पूर्ण वीटो लगा सकता है भैया, एक लिखा हुआ है पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो भी लगा सकता है, लेकिन वह सिफारिश किसके द्वारा आ जानी चाहिए? मंत्रिपरिषद। बोल तो रहो, कुछ मुझे बता दे रही, ठीक है? मंत्रिपरिषद अगर सिफारिश करेगा, मंत्रिपरिषद अगर सिफारिश कर रहा है तो पूर्ण वीटो का भी अधिकार है। धन विधेयक के मामले में ही पूर्ण वीटो का अधिकार है, धन विधेयक के मामले में ही पूर्ण वीटो का अधिकार है। इसका प्रमुख एग्जाम्पल दे दिया, पेप्सू बिल। एग्जाम्पल दिया ना, फिर कह रहे हो नहीं है। पेप्सू बिल में क्या हुआ? पूर्ण वीटो का इस्तेमाल
पारित हुआ, पार्लियामेंट ने, संसद के दोनों सदनों ने बिल को पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा हुआ था। सन 1954 की घटना है, लेकिन राष्ट्रपति उस बिल पर अपना हस्ताक्षर बना पाते उससे पहले ही वो मामला सॉल्व हो गया। ठीक है, पंजाब प्रांत की वो समस्या सॉल्व हो गई, तो उसके बाद उस मनी बिल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही क्या किया, मंत्रिपरिषद ने ही रोक दिया कि नहीं भाई साहब मत लगाइए, क्या फालतू में साइन कर रहे हैं। ठीक है, साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पूर्ण वीटो का इस्तेमाल किया तो, लेकिन किसके कहने पर, मंत्रिपरिषद के कहने पर। मेरी बात सुन भाई, तुम लोग इतना पॉकेट वीटो रट लिए हो ना, ठीक है, कि तुम लोग के मुंह से निकल ही नहीं रहा है क्या पूर्ण वीटो हो सकता है राष्ट्रपति के पास, मन ही मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसा है, धन विधेयक के मामले में पूर्ण वीटो लग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति तभी लगाएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा, ऐसा सिफारिश करेगा। ऐसा क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए क्या राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार है, पूर्ण वीटो का अधिकार है? हाँ है। क्या धन विधेयक में भी पूर्ण वीटो का अधिकार है? हाँ है। मेरी बात सुन रहे? लेकिन क्या यह अधिकार विवेकाधीन है? नहीं है, स्वविवेक से नहीं ले रहा है। कौन बोल रहा है ऐसा करने के लिए? मंत्रिपरिषद। पूर्ण वीटो लगा तो रहा है, लेकिन किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? चलो ठीक है, आज ओवर कर रहे हैं, और अब तो शायद कई दिन बाद मिल रहा है, तो मेरी टॉपिक दोबारा ही पढ़ाना पड़ेगा उस सर, क्योंकि टॉपिक आधे में छूट गए। हाँ, 31 तक छुट्टी है। आप लोग क्या करोगे, इतना पूरा रिवाइज करके आओगे अच्छे से, जितना पढ़ा लिया आप लोग छुट्टी का खुद उपयोग करो, सब रिवाइज करो। ये नहीं सोचो कि जब सब खत्म हो जाएगा। सबसे खराब जानते हो एक परेशानी है, पहली परेशानी तो ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हो, है ना। टीचर है, उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत महत्व नहीं करता। एक बात सुनोगे तो आपको लगता है कि जब सब खत्म हो जाएगा तब रिवाइज करेंगे। सबसे खराब रिवीजन का तरीका ये होता है कि जब सब खत्म हो जाए तब रिवाइज करो। जब सब खत्म हो जाएगा तब रिवाइज करने बैठोगे तो एक तरह से आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें खत्म हो रही है वैसे